हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वीडियो 5 लेक्चर 5, जिसमें से हम लोग को आज पढ़ेंगे एकांक आवेश, कूलॉम के नियम के सीमाएं और गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में उसमें क्या है कंपैरिजन उसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत क्षेत्र, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग एकांक आवेश के पास। आखिर एकांक आवेश है क्या? नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि एकांक आवेश, ठीक है, मतलब कि इकाई आवेश। ठीक है, एकांक आवेश को हम लोग क्या कह सकते हैं? इकाई आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका, देखिए जैसे यहाँ पर समान होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश कौन कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी कि एक 5 kg का तो दूसरा भी 5 kg का, एक में है 5 कूलम आवेश तो दूसरे में भी 5 कूलम का आवेश, दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि Q1 = Q2 होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। और आवेश निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में कितना मीटर के दूरी पर हो? 1 मीटर के दूरी पर स्थित हो एवं एक दूसरे से कितना बल लगा रहा हो एक दूसरे को? 9 × 10⁻9 न्यूटन। आखिर 9 × 10⁻9 न्यूटन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू क्या कितना होता है? के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, इसीलिए हम लोग उतना फोर्स लगाए हैं, उसको लिए माने हैं, ताकि ये से कट जाएगा और हम लोगों का Q² जब निकालेंगे उस तरह से हम लोग नीचे देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। स्थित हो एवं एक दूसरे को इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, यहाँ आकर्षित भी कर सकता है। आकर्षित कब कर सकता है? जब प्लस माइनस रहता है तो आकर्षित करता है कि ना, या अथी माइनस माइनस भी हम लोग दोनों ले सकते हैं, या प्लस प्लस, इसमें कोई अथी नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, वो तो माइनस और प्लस सिर्फ क्या दर्शाता है कि वो अट्रैक्ट करेगा या फिर डिस्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि क्या Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है? के Q1 Q2/r²। और Q1 और Q2 तो दोनों सेम है, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब Fe बराबर कितना दिया है? 9 × 10⁻9, और के का मान तो इतना ही होता है Q × Q, का कि दोनों सेम ही है, और दूरी कितना है? 1, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो 1 कट जाएगा, Q² बराबर 1 हो जाएगा, तो Q बराबर इसका निकालेंगे रूट अंडर, तो ±1। तो एकांक आवेश हम लोगों को यही आ गया Q का वैल्यू। ठीक है, अब कूलॉम या कूलॉम के नियम की सीमाएं देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं कहीं कूलॉम लिखा हो सकता है और कहीं कहीं कूलॉम। ठीक है, इसकी क्या सीमाएं हैं हम लोग आज इसमें जानते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें क्या है? यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। क्या? केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। अगर बड़ा बड़ा आवेश अगर यहाँ पे रहेगा तो उसके लिए ये सत्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का, यह नियम केवल स्थिर विद्युत आवेश के लिए सत्य है, गतिशील आवेश के लिए नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि दो आवेश यदि स्थिर है तभी दोनों के बीच कार्य करेगा, क्योंकि अगर गतिशील रहेगा, मूवेबल रहेगा, तो बीच की दूरी r है, बढ़ता घटता रहेगा, जो कि हम लोगों को पढ़े थे कि कूलॉम के नियम r दूरी पर भी निर्भर करता है, और बढ़ेगा घटेगा तब तो फिर कूलॉम के नियम ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यह गतिशील आवेश के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा का, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर चित्र से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अधिक दूरी यहाँ पे रहेगा, क्या अधिक दूरी जब यहाँ पे रहेगा तो होगा क्या कि अधिक दूरी रहने पर इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक है, इसका प्रभाव क्षेत्र यहाँ, एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे ही नहीं, तो ये दोनों में अट्रैक्शन या डिफ्लेक्शन होगा कैसे, है कि नहीं? तो ये अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है, और कम दूरी रहेगा तो क्या होगा? दोनों प्लस प्लस रहेगा, या दोनों माइनस माइनस रहेगा, या दोनों एक माइनस एक प्लस रहेगा, तो इसके बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर तो निर्भर ही नहीं करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज जो नाभिकीय बल रहता है उस पर फिर लगने लगेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, है कि ना? तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य कूलॉम का नियम नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको ध्यान से अधिक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, QP 1.6 प्लस में, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, के का मान क्या होता है, के का मान यहाँ होता है 9 × 10⁻9, है कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, काहे कि हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में तुलना करना है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, है कि नहीं। तो निकालते हैं, Fe बराबर के Q1 Q2 बटा R²। तो Q1 हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, Q2 प्रोटॉन है कि नहीं। तो चलिए के का मान हम लोग बैठा दिए हैं, और ई का मान थी, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है उस जस्ट बैठा दिए हैं। अब यहाँ पे कहिए कि माइनस क्यों नहीं बैठा है, तो माइनस प्लस केवल ये दिखाता है कि वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है, इसलिए हम लोगों को जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि परिमाण में धनावेश और ऋणावेश नहीं चलता है, केवल उसका परिमाण चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है, बीच की दूरी हम लोग r माने हैं, देख सकते हैं इस फिगर में, है कि नहीं। तो इससे निकालते हैं तो इतना आ गया, और अब हम लोग इसको निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ध्यान रखिएगा g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे चलिए, यहाँ पे g का मान बैठा दिए, ठीक है, देख लीजिए। और Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है थोड़ा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me और प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का 1.67, यहाँ पे 6 है, 7 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब बीच की दूरी सेम है R²। अब देखिए फर्स्ट इसको मान लिया, इसको सेकेंड, और अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में भागा देते हैं, तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे है दोनों, और इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको इतना आता है, यानी कि Fe बाई Fg बराबर 2.27 इंटू 10⁻39 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना बड़ा होता है, 10⁻39 गुना। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो स्थिर विद्युत बल होता है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है। और कितना गुना होता है लगभग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, 2.27 गुना 10⁻39, इतना गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। जनरली हम लोग सिंपली कह सकते हैं लगभग 10⁻39 गुना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची वह रेखा, यानी वह वक्र रेखा है, कैसा वक्र रेखा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस वक्र रेखा को ही विद्युत क्षेत्र की रेखा कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर हम लोग क्या खींच रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर जब जिस बिंदु पर आप खींचिएगा तो वो क्या दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। ठीक है,
देखिए यहाँ भी दिखा जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग उसके नीचे फिगर बना लीजिएगा बढ़िया से। मेरे पास जगह कम है तो छोटा छोटा बना रहे हैं, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी मेन देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है तथा इसके क्या गुण है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसका क्या गुण है। देखिए यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये धन आवेश है और ऋण आवेश है। तो धन आवेश से क्या है, निकल रहा है, और ऋण आवेश पर समाप्त हो रहा है कि ना। लेकिन ध्यान रखिएगा विद्युत ध्रुव क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव ध्यान रखिएगा विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में क्या होता है, जब ये प्लस और माइनस बहुत पास में रहेगा, यानी कि बहुत पास रहेगा तो क्या होता है, माइनस से प्लस जाता है इंटरनली बाहर से तो क्या जाता है, बाहर से प्लस से माइनस की ओर जाता है, लेकिन अंदर कब कैसे जाता है, इंटरनली माइनस से प्लस की ओर। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। कब, जब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति हो। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति कब आती है, जब प्लस और माइनस बहुत ही कम दूरी पर, आर बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल दूरी पर स्थित हो, प्लस माइनस तब, ठीक है। चलिए तो ये पहला गुण हुआ। अब दूसरा गुण हम लोग देखते हैं क्या है, एकल आवेश की स्थिति में धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में आती है। अगर एकल धन आवेश, ये तो दोनों साथ था, अब अकेले अकेले रहेगा, जैसे इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे केवल प्लस है, तो प्लस से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, देखिए, और निकल करके कहाँ जाती है, अनंत की ओर जाती है, ठीक है। और अगर यही माइनस रहेगा, अगर माइनस चार्ज रहेगा यानी ऋण आवेश रहेगा, तो क्या अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, आएगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ भी सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, माइनस से प्लस, लेकिन एक्सटर्नली यानी बाहर की ओर क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। चलिए आगे यूनिट अब 3 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी सिंपल एक परिभाषा है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, ठीक है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। उसके नीचे ये फिगर बना लीजिएगा, और फिगर थोड़ा आप लोग साफ साफ बनाइएगा। हम लोग, मेरा जगह कम था तो इसलिए हम कम में बनाए हैं, आप थोड़ा जगह बढ़िया से, और इसको बड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे 4th नंबर देखते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं काटता है, और इसका रीज़न भी है, आखिर क्यों नहीं काटता है, और इसका रीज़न ये पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो कारण आप लोग देखिए ध्यान से, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो क्या होती काटती तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु पर, क्या यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु है यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर कितने, दो स्पर्श रेखाएं, देखिए मान लेते हैं L1 है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा जो है E1 ए हो गया, और इसके हिसाब से E2 ए हो गया। तो एक ही बिंदु पर कह रहा है कि इधर भी है विद्युत क्षेत्र की दिशा और इधर भी है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। और हम लोग जानते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा सदिश हो या अदिश, मान लीजिए एगो इधर बल लग रहा है, एगो इधर बल लग रहा है, तब परिणामी कोई एक ही तरफ उसके बीच लगेगा, किधर भी लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही परिणामी बल होता है, परिणामी बल की दिशा सिर्फ एक ही होता है। और ये कह रहा है कि परिणामी बल की दिशा दो दो है, जो कि एकदम असंभव है कि नहीं। इसलिए जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। आगे पढ़िए, जिसका अर्थ हुआ कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव, ठीक है। तो इसके नीचे ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और इसको बढ़िया से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आज के वीडियो लेक्चर 5 में यहीं तक, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद। तो इसको ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए।